हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न विद संगीता। आज हम हिंदी व्याकरण में जो विषय करने जा रहे हैं वे है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसको इंग्लिश में आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स कहते हैं। ठीक है। आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और इसका अभ्यास कार्य भी सीखेंगे। और इसको रट्टा नहीं लगाना है, हमने इसको समझना है। जो इसके अर्थ समझ जाते हैं जब हम, तो वाक्य बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो अंग्रेजी में मुहावरों को प्रोवर्ब कहते हैं और लोकोक्तियों को आइडियम्स कहा जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, उनका ठीक ठीक अर्थ समझना बहुत ही कठिन है, जो कि अभ्यास से ही हम उसको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा की सुंदर रचना हेतु आवश्यक माना जाता है। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को जो व्यक्त करने के लिए जो वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। और मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसीलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए, जो मुहावरा है उसको वाक्य को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो मुहावरा है वो एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य जमा अंश। वाक्य का एक अंश होता है, वो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य नहीं होता। ठीक है। उसको वाक्य को और सुंदर बनाने के लिए जो है मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद है लोकोक्तियाँ। अब लोकोक्तियाँ क्या होता है? अब आपको पता होगा कि जो लोक में प्रचलित जो उक्तियाँ होती है ना, उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोकोक्तियों का जो प्रयोग है वो स्वतंत्र रूप से हो सकता है। ठीक है। और ये कहावतों से संबंध रखती हैं। और इसमें जो है वो पूरा का पूरा एक भाव छिपा होता है। अब हम चलिए इसके कुछ उदाहरणों की सहायता से आपको अब हम समझाएंगे। पहला देखिए, मुहावरों का अर्थ व वाक्य में प्रयोग। अब देखिए, जो मुहावरा है पहला, अंक भरना। इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ है गले लगाना। ठीक है। तो अंक का मतलब गला, गला हो गया, गला भरना, अंक लगाना, ये अंक भरना, गले लगाना। ठीक है। अब वाक्य में प्रयोग जो है वो है, बहुत दिन बाद पुत्र को देखकर माँ ने उसे अंक में भर लिया, मतलब कि गले लगा लिया। ठीक है। इसका अर्थ से अब वाक्य आपने देख लिया इसका। तो अगला है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे, मतलब कि एकमात्र सहारा थे उसके। तो इसीलिए इसका वाक्य में जो प्रयोग है उसका अर्थ है एकमात्र सहारा होना। ठीक है। अगला है नंबर 3, अकल पर पत्थर पड़ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि अकल पर मतलब कि तुम्हारे दिमाग पे किसी ने पत्थर मार दिया। इसका अर्थ है कि बुद्धि का नष्ट हो जाना, बुद्धि नष्ट हो जाती है जब। तो इसका वाक्य में प्रयोग है कि तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मोहन की बातों में आ गए। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसका अर्थ का मतलब है कि बुद्धि का नष्ट हो जाना, कि क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई थी, कि तुम्हें समझ नहीं आया, कि तुम उसकी बातों में आ गए और तुमने गलत काम कर दिया। ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया। अब हम अगर हम अर्थ ध्यान से देख लेते हैं तो हमें वो समझ आ जाता है। हमने रट्टा नहीं लगाना है, हमने समझना है। और अभ्यास के द्वारा ही हम जो है वो उसको आसानी से कर पाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए नंबर 4, अगर मगर करना। इसका अर्थ हो गया बहाने बनाना। ठीक है। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। अब वाक्य में प्रयोग देखिए कि मोहित ने जब विपिन से अपनी किताब मांगी तो वह अगर मगर करने लगा, मतलब कि बहाने बनाने लगा, वो उसको दे नहीं रहा था किताब। ठीक है। तो ये हो गया कि अगर मगर करने लगा। अगला, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना का मतलब होता है कि बदल जाना। ठीक है। कि जब जैसे कि तुमने कोई किसी को काम बोला है, लेकिन वो तो आंखें फेरने लग गया, उसने तो मना कर दिया कि मैं उसके लिए कि मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता ये काम। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि मुसीबत आने पर सभी आंखें फेर लेते हैं, मतलब कि बदल जाते हैं, कोई आपकी मदद नहीं करता। ठीक है। तो आंखें फेर लेना, बदल जाना। उसके बाद 6वां नंबर देखिए, आंखें बिछाना। अब आंखें बिछाना का मतलब ये नहीं है कि आंखें निकाल के बिछा दी। इसका जो अर्थ है, ठीक है, अब शब्द तो ये है आंखें बिछाना, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रेम से किसी का स्वागत करना। अब वाक्य में प्रयोग देखिए कि भारत के लोग अतिथियों के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं, मतलब कि प्रेम से उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला आ गया आग बबूला होना, बहुत गुस्सा करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मुदित के शिक्षक
से उसकी शिकायत सुनकर उसके पिताजी आग बबूला हो गए, मतलब कि बहुत गुस्सा हो गए। ठीक है, तो आग बबूला हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना। उसके बाद आपे से बाहर होना। आपा मतलब क्या होता है? आपा मतलब सेल्फ सेल्फ जो कंट्रोल होता है अपने ऊपर, तो उससे उससे बाहर हो गए, मतलब कि क्रोधित हो गए। ठीक है, तो उसका अर्थ हो गया बहुत क्रोधित होना, आपे से बाहर होना। तो वाक्य में प्रयोग देखिए कि किस तरह इस जो शब्द का प्रयोग वाक्य में किया गया है कि राघव की रोज रोज शिकायत सुनकर उसके पिताजी एक दिन आपे से बाहर हो गए। ठीक है, मतलब कि उन्होंने वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए उसकी रोज रोज की शिकायत को सुनकर, आपे से बाहर होना। उसके बाद अगला है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का जो शब्द है आसमान टूट पड़ना, अब इसका जो अर्थ है, सही अर्थ है, वो है बड़ी मुसीबत आना। मतलब कि कोई बहुत बड़ा कहते हैं ना कि इसके ऊपर तो आसमान टूट पड़ा, तो मतलब कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। तो अब वाक्य में प्रयोग देखिए, पिताजी की मौत से तो राजेश पर मानो आसमान टूट पड़ा, तो बड़ी मुसीबत आ गई जैसे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये वाक्य का प्रयोग हो गया कि आसमान टूट पड़ा उसके ऊपर। उसके बाद है आस्तीन का सांप। कपटी मित्र। आस्तीन का सांप होता है कपटी मित्र, कि मोहन को पता था कि रामू आस्तीन का सांप निकलेगा। उसके बाद है 11वां नंबर देखिए, उंगली उठाना। उंगली उठाना मतलब आरोप लगाना। ठीक है, उंगली उठाने का क्या मतलब होता है कि कहते हैं ना कि इसने मेरे ऊपर उंगली उठाई। उंगली उठाने का अर्थ होता है कि आरोप लगाना। अब वाक्य में प्रयोग देखिए कि दोनों नेता भरी सभा में एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे। इसका मतलब कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। ठीक है, आप अच्छा ये बात भी देखिए कि आप जो है वो दिन में कितने वाक्यों में जो है वो मुहावरों का प्रयोग करते हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब आप ये भी ध्यान देना कि आप जो वाक्य बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो क्या उसमें कोई मुहावरे का इस्तेमाल करते हो? जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि भूख लगी है और आप बोल रहे हो कि मम्मा मुझे खाना बना के दे दो, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो जो पेट में चूहे कूदना, ये भी एक मुहावरा ही है। ठीक है, तो ऐसे मुहावरे होते हैं जिसके वाक्य के प्रयोग से हम उसको सीख सकते हैं और उसे ईजी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे करते हैं। नंबर 12, उल्लू बनाना। इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना, किसी को उल्लू बना दिया, है ना। पूरा उल्लू का जो प्रयोग, उल्लू जो शब्द है वो मूर्ख के लिए लगाया गया है इसमें। कि वाक्य में प्रयोग देखिए, ठग मेरी माँ को उल्लू बनाकर 100 रुपए ले गया। मतलब कि उसने उसको ठग ठग किसको बोलते हैं? ठग बोलते हैं जो किसी की धोखाधड़ी करते हैं, जो किसी के धोखा देते हैं, उन्हें बोला जाता है कि वो उसकी माँ को उल्लू बनाकर 100 रुपए ले गया उनसे। उसके बाद 13 नंबर है एक आंख से देखना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सबको समान रूप से देखना। ये नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखिए तो आपको अच्छे से और समझ आएगा कि कक्षा में सभी छात्रों को अध्यापिका एक आंख से देखती है। एक आंख से देखती है मतलब ये नहीं कि एक आंख बंद कर ली और एक आंख से देख रही है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सभी बच्चों को एक समान रूप से ही उनके साथ बर्ताव करती है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई अमीर है या कोई गरीब है, कोई सुंदर है कोई असुंदर है, कोई काला है कोई गोरा, नहीं। वो सबको एक ही समान रूप से देखती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको पता है कि स्कूल में भी यूनिफॉर्म लगाई जाती है ताकि सभी बच्चे एक समान ही दिखें। ठीक है, उसके बाद ताकि उनके साथ एक ही जैसा व्यवहार किया जाए। कोई अमीर अच्छे कपड़े पहन ले, गरीब गंदे कपड़े पहन ले तो वो कहे कि मैं तो अमीर हूँ, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो ऐसा नहीं है। तो एक समान व्यवहार करा जाता है, सबको एक ही समान रूप से देखा जाता है। उसके बाद 14 नंबर है एक और एक 11 होना, मतलब कि एकता में बल। अब एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। ठीक है, तो इसका जो वाक्य है, वाक्य देखिए ध्यान से कि मिलजुल कर काम करोगे तो सफलता मिलेगी। अगर मिलजुल कर हम टीम वर्क करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, मतलब एक जैसे लोग, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, मोहन और उसके दोनों मित्र एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब कि एक ही जैसे हैं। अगर अगर वो जो है वो शरारती है तो दूसरा भी शरारती है। ठीक है, अगर वो एक अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा है। तो वो कहते हैं कि दोनों जो मित्र हैं वो एक ही थाली के, एक ही जैसे हैं वो दोनों। उसके बाद 16 नंबर देखिए, कमर टूट जाना। कमर टूटना का मतलब होता है बहुत हानि हो गई है। तो
वाक्य में प्रयोग देखिए कि पापा की अचानक मृत्यु से नीतू की तो कमर ही टूट गई, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा हानि हो गई, उसको लॉस हो गया बहुत ज्यादा। उसके बाद है 17 नंबर, कलम तोड़ना, बहुत सुंदर रचना करना। मुझे चांद चाहिए उपन्यास में निर्मल वर्मा ने कमल कलम तोड़कर रख दी है, मतलब इतना अच्छा उपन्यास लिखा है निर्मला वर्मा ने कि उसकी कमर तोड़कर रख दी है। उसके बाद है खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। आईएएस की परीक्षा की तैयारी में मोनू ने खून पसीना एक कर दिया, मतलब बहुत परिश्रम कर दिया, ठीक है, खून और पसीना एक कर देना। 19 नंबर देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब बीती बातें करना, जो बातें हो गई हैं अब वो पास्ट वाली बातें उन्हीं को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं कि ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। अब वाक्य में प्रयोग देखिए, जो होना था हो गया, अब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, मतलब कि बीती हुई बातों को याद करके दुखी मत हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है ये वाक्य जो मुहावरे हैं ये मैंने यहीं पर 19 तक करे। और वाक्य, अगर आपको वाक्य में जो शब्द का अर्थ आ गया है तो उसको वाक्य में प्रयोग करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपने ध्यान से जो है वो शब्द को पढ़ना है और उसको समझ के उसका अर्थ को एक बार ध्यान से देखना है। तो अगर आपको अर्थ समझ आ गया तो आप इजीली जो है वो वाक्य को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ही मुहावरे हैं, अब हम करेंगे इसके बाद लोकोक्तियाँ। अब कुछ लोकोक्तियाँ हैं, उनके अर्थ देखिए। पहला है अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब कि अधजल, आधी जो गागरी है वो छलक जाती है, मतलब कम जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बहुत घमंड करते हैं, ठीक है, जिनमें अधजल मतलब आधी गागरी भरी हुई है, जो मटका है वो आधा भरा हुआ है, ठीक है, और वो छलका जा रहा है, भरा भी आधा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ, मतलब कि ज्ञान तो कम है लेकिन घमंडी बहुत है। तो इसका अर्थ है कि बीए पास करके तुम्हें तो अपने को गवर्नर समझने लगे हो, सच कहा है अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, कि मतलब कि इतना ज्ञान नहीं है जितना कि तुम अपने आप को घमंड बता रहे हो, अभी तो तुमने बीए ही की है सिर्फ, है, बीए पास करके तुम तो अपने को गवर्नर समझने लगे हो, कि सच कहा है अधजल गगरी छलकी जाए। उसके बाद देखिए, अब पछताए, ये तो आपने बहुत ही ज्यादा फेमस है ये वाला लोकोक्ति। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अवसर निकल जाने पर पछताना तो व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है अगर अवसर निकल गया। अब आप ये देखिए कि अगर पेपर हो गए हैं, ठीक है, अब पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, और अगर अब आप अब नहीं पढ़ रहे हो और जब रिजल्ट आने वाला है तब आप टेंशन कर रहे हो, तब आप दुखी हो रहे हो, तो उसका फायदा ही क्या है ना? क्योंकि अब तो अवसर निकल गया है। तो आपके पेरेंट्स कह देते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया जो है वो खेत को चुग गई है, जो पेपर है वो तो अब हो गए, अब तुम क्यों पछता रहे हो जब पहले तो तुमने ध्यान नहीं दिया, है ना? तो इसका अर्थ है कि अवसर निकलने पर पछताना व्यर्थ है, बेकार है उसको पछताना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अगला है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ जो है वो देखिए, मुख्य कार्य को छोड़कर जो है वो व्यर्थ के कार्य करना, ठीक है, कि आए थे हरि भजन को, कि हरि के नाम को आए थे लेकिन ओटन कपास तोड़ने लगे, मतलब कि आए थे मुख्य कार्य के लिए और दूसरा कार्य करने लगे, फालतू का जो व्यर्थ का कोई काम है उसे करने लगे, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है, ये तो इसका अर्थ देख लिया आपने। अब जो इसका वाक्य है, वाक्य देखिए, वाक्य है कि रोहित प्रयाग कुंभ स्नान करने गया लेकिन वहां भी अपने व्यवसाय का कार्य करने लगा। ऐसे लोगों के लिए ठीक ही कहा गया है कि आए थे हरिन को ओटन लगे कपास, ठीक है। तो उसके बाद है अगला चौथा नंबर, आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब कि गुणों के विपरीत नाम होना है, जो आपके गुण है उनके विपरीत आपका नाम है, कि उसका नाम है अमीरचंद पर वह बहुत गरीब है, इसे कहते हैं कि आंख का अंधा नाम नेहन सुख, ठीक है। तो ये जो है लोकोक्तियां हैं, जो लोग हैं उनके द्वारा बोले गए ये वाक्य हैं, जो कि अपने आप में ये संपूर्ण वाक्य ही है ना? तो इसको लोकोक्ति कहा जाता है, कि लोगों के द्वारा बोली जाने वाली उक्ति। अब आगे आगे देखिए कि आम के आम गुठलियों के नाम, इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ हो जाना, कि आम के तो आम है और गुठलियां उनके भी दाम मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि दोहरा लाभ। अब इसका उदाहरण देखिए कि वाक्य में प्रयोग है कि टीवी खरीदने पर लॉटरी में फ्रिज निकल आया है, इसे कहते हैं कि न आम के आम गुठलियों के दाम।
उसके बाद अगला 6वां नंबर है एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ हो गया, अर्थ देखिए कि एक अनार है और बीमार, क्योंकि जो अनार है ना वो बहुत ही उपयोगी माना जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बीमार हैं, अब उन किस किस को दें, तो इसका मतलब हो गया कि वस्तु जो है वो कम है और चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, अधिक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एक पद के लिए हजारों हजारों आवेदन पत्र आ रहे हैं। ये तो अभी की जो नॉर्मल बात है ना, कि एक एप्लीकेशन के एक जो पोस्ट होती है उसके लिए कितने ही हजारों एक पोस्ट के पीछे जो है वो एप्लीकेशन आती हैं, है ना। तो इसका वो वाक्य देखिए कि बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एक पद के लिए हजारों आवेदन आ जाते हैं। इसे कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार। अनार तो एक है, पोस्ट तो एक है, लेकिन उसके लिए कितनी एप्लीकेशन आ रही है, 100 बीमार है, एप्लीकेशन कितनी आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ है कि झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता, दोनों ही पक्ष उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। तो ये भी एक लोकोक्ति है। इसका अब वाक्य में प्रयोग देखिए कि तानिया अकेले नहीं झगड़ सकती क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। इसका अर्थ देखिए, अर्थ अगर समझ जाते हैं आप तो वाक्य बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। उसके बाद 8वां नंबर है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ देखिए कि दो असमान व्यक्ति, एक तो ऊंचा है और एक नीचा है, तो धीरू भाई अंबानी से रवि की तुलना करना बिल्कुल व्यर्थ है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कि एक जो है वो बहुत ही बड़ा आदमी है और एक जो है वो बहुत ही नीचे वाला आदमी, असमान व्यक्ति है, उनका कोई तालमेल नहीं है। उसके बाद 9वां नंबर है काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब अनपढ़ होना। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, क्या कहा जाता है ना कि ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है इसका ज्ञान, तो इसका मतलब हो गया कि अनपढ़ है वो उस क्षेत्र में। तो इसकी तो अनपढ़ लड़की से शादी होगी क्योंकि इसे खुद तो पढ़ना लिखना नहीं आता, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, मतलब कि अनपढ़ है, इसे क्या पता लगेगा, इसके लिए तो वो एक बराबर ही है। उसके बाद देखिए अगला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये भी एक लोकोक्ति है, बहुत ही फेमस, कई बार पेपर में भी आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अधिक परिश्रम कम फल करना, कि परिश्रम तो आपने बहुत ज़्यादा किया है लेकिन उसका फल जो है वो आपको नहीं मिला है। तो इसका वाक्य देखिए कि 10 लाख लगाकर व्यापार शुरू करके 5,000 रुपए का लाभ मिलना तो खोदा पहाड़ निकली चुईया के समान है, कि आपने इतना सारा पैसा लगाया लेकिन आपको उसमें फायदा ही नहीं हो रहा है, तो आपने पहाड़ खोद लिया इतना बड़ा, मतलब कि रकम लगा दी लेकिन उसमें से चुईया निकली है, उसमें से जो है वो कुछ भी लाभ नहीं मिला है आपको। तो इसको कहा जाता है कि अधिक परिश्रम करने पर कम फल का मिलना, ठीक है। तो इसका यहीं पर ये जो है ये 10वां नंबर हो गया खत्म। इसके बाद 11वां देखिए, जल में रहकर मगर से बैर, ठीक है। तो इसका हो गया ताकतवर से शत्रुता नहीं की जा सकती, अगर कोई ताकतवर है तो उससे आप बैर नहीं ले सकते, ठीक है। यदि गांव में रहना है तो गांव के मुखिया की बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका वाक्य ये बना है। उसके बाद 12 नंबर देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये भी बहुत आपने सुना होगा कि मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता है, ठीक है। जो मूर्ख होता है उसको पता ही नहीं होता कि गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका वाक्य देखिए कि रमेश की पत्नी एमए पास है और वह निरक्षर, फिर भी वह अपनी पत्नी को महत्व नहीं देता। सच है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कि वो मूर्ख है, उसे गुणों का महत्व ही नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर देखिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। इसका मतलब कि जो जैसा कर्म करेगा उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। तो विनय की पढ़ाई विनय ने पढ़ाई की ही नहीं, अब फेल हो गया है तो रोता है। सच है, बोया पेड़ बबूल का आप कहाँ से पाए, कि पहले तो पढ़ाई करी नहीं, अब जब जब कर्म ही नहीं किया तो फल की इच्छा कैसे कर रहा है वो। तो बोया, अगर पेड़ हम बबूल होता है कांटा, ठीक है, कांटे वाला पेड़ अगर हमने उसका बीज बो रहे हैं हम, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, तो हमें आम थोड़ी ना मिलेंगे उसके बदले, हमें तो कांटे ही मिलेंगे। तो हम इसका अर्थ है कि आप अगर कर्म अच्छा कर रहे हैं तो फल भी अच्छा मिलेगा और कर्म खराब कर रहे हैं तो फल भी खराब ही मिलेगा। इसके बाद 14 नंबर देखिए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इसका अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है। तो कि मान ना मान, कि मुझे तो पता ही, तू मेरा मेहमान बन रहा है, जबरदस्ती गले पड़ रहा है। तो इसका वाक्य देखिए कि मेरे मना करने पर भी मेरे पड़ोसी का लड़का मेरे घर टीवी देखने आ जाता है, कि मैंने उसे बुलाया भी नहीं,
वो फिर भी आ जाता है, ज़बरदस्ती गले पड़ रहा है, तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अब 15 नंबर देखिए कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इसका मतलब हो गया कि रस्सी जल गई। इसका मतलब ये नहीं कि रस्सी आप जला रहे हो और कि उसका बल तो जा नहीं रहा। इसका अर्थ ये है कि बचा कुछ भी नहीं, शान वही। कि अगर आपके पास है कुछ नहीं लेकिन आप इतनी ज़्यादा डींगे मार रहे हो, तो उसे ही कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कि सेठ जी की हवेली तक खंडर बन गई है, पर सेठ जी अभी भी शेखी बिगाड़ते रहते हैं, किसी को इज्जत नहीं करते। इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उसके बाद है 16वां नंबर, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका पूरा कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसका जो अर्थ है वो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर राधा, देखिए इसका वाक्य में प्रयोग देखिए आप कि राधा ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, खाकर देखिए। कि हाथ कंगन को आरसी क्या, कि आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। ठीक है, प्रत्यक्ष है आपके सामने, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको चखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इस वाक्य का ये अर्थ हो गया। ठीक है, तो जो अर्थ है वो अगर आप समझते हैं तो वाक्य बना लेंगे आराम से। और अगर आप इसमें, मैंने पहले भी कहा था कि अभ्यास के साथ ही जो है वो आपको ये समझ आता है। ठीक है, इसमें रट्टा लगाने वाली कोई बात नहीं होती कि आप रट्टा लगाएंगे और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। और पेपर में जो है वो सभी तरह के जो पेपर होते हैं, चाहे सी टेट का हो, चाहे 12वीं का हो, 10वीं का हो, तो इसमें ये ज़रूर लोकोक्तियाँ और मुहावरे जो है वो आते हैं, और आपको इसको अच्छे से समझना है। तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर क्वेश्चन पूछिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम का वो है, अकाउंट है, तो इसे फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए और ये बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ। थैंक यू।